बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिटरेचर ऑनलाइन में खुश आमदेद। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म जो है ना, एक मूवमेंट है जो तकरीबन 20वीं सेंचुरी के मिड से शुरू हुई है और ये रशियन फॉर्मलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हम और उसके साथ एक्सप्लेनेशन। क्रिटिकल प्रैक्टिस, चैप्टर नंबर 3, न्यू क्रिटिसिज्म, पेज नंबर 11। New criticism was a movement which became very popular in mid 20th century. It was influenced by a similar theory called Russian formalism. Russian formalism क्या था? रशियन जो क्रिटिक्स थे, ये उनकी मूवमेंट है जिसका मेन फोकस था कि आप टेक्स्ट की जो फॉर्म है उसके अंदर उसका मीनिंग है, ना उसके आथर की इंटेंशन, ना ही रीडर का रिस्पॉन्स, बल्कि जो टेक्स्ट की फॉर्म है उसके अंदर मीनिंग लाई करता है। Some major theorists attached with this movement are I.A. Richard, William K. Wimsatt, Monroe Birdsley, John Crowe Ransom, Robert Penn Warren, Clint Brooks and T.S. Eliot। ये वो नाम हैं जो इस मूवमेंट में शामिल थे। न्यू क्रिटिसिज्म में इन्फ्लुएंस थे ये रशियन फॉर्मलिज्म से। These critics strongly rejected the notion that author or the poet is the source of meaning। ये क्रिटिक्स जो थे इन्होंने सख्ती से तरदीद की है इस नज़रिए की कि आथर या पोएट जो है या शायर जो है वो सोर्स ऑफ मीनिंग है। In this way, this was the first school of thought that tried to free literary work from its author by asserting that a work of literature is an independent, self-contained aesthetic object। इस लिटरेरी मूवमेंट का जो मकसद था कि इन्होंने ये कोशिश की कि लिटरेरी वर्क को उसके आथर की इंटेंशन से या उसके आथर से आज़ाद कराया जाए, और जो वर्क ऑफ लिटरेचर है वो एक आज़ाद है, सेल्फ कंटेन, मतलब उसके अंदर उसका मीनिंग है और ख़ुद अपने आप में एक मुकम्मल ऑब्जेक्ट है। वो मुकम्मल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो उसके अंदर उसका मीनिंग लाइक करता है, चाहे कोई भी किसी लेवल का रीडर उसको जब रीड करेगा तो उसके अंदर जो उसका मीनिंग है वो उस तक पहुंचेगा। Under the influence of expressive realism, it was a common practice to interpret literary texts by analyzing the author's life and times to determine the intention of author। एक्सप्रेसिव रियलिज्म के अंडर एक आम प्रैक्टिस थी कि किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हुए आथर की लाइफ और उसकी आइडियोलॉजी, उसके बिलीफ्स, उसकी इंटेंशन क्या है, इसको देख के किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज किया जाता था, उसकी मीनिंग फाइंड की जाते थे। जैसा कि व्हाट मीनिंग द ऑथर वांटेड टू गिव द टेक्स्ट, कि ऑथर किस किस्म का मीनिंग टेक्स्ट को देना चाहता था। द ऑथर्स लेटर्स, डायरीज, essays, biographies, autobiographies and other historical sources were quoted as evidence while elaborating a literary work। कि आथर किस किस्म का मीनिंग अपने पीस ऑफ आर्ट को देना चाहता था, ये चीज़ आथर की इंटेंशन शो करती थी। और आथर की इंटेंशन
को हम फाइंड कैसे करते थे, हमारे पास एविडेंसेस कौन कौन से थे, उसके लेटर्स, उसकी डायरीज, उसके एसेस, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज और बाकी जो सोर्सेज थे वो कोट किए जाते थे एज एविडेंस। जब उसका वर्क एलेबोरेट या उसका मीनिंग या एनालाइजिंग करते हुए, उसके वर्क को एनालाइज करते हुए ये चीज़ें सामने रखी जाती थी, उसके बाद उस टेक्स्ट में से उसी तरह के मीनिंग, जिस तरह के वो राइटर उसको देना चाहता था टेक्स्ट के अंदर, वही मीनिंग दिए जाते थे उसकी एनालाइज करने के बाद। We can say that the expressive realism seemed to pay more attention to the biographical and historical context rather than the text itself. वो कहते हैं हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेसिव रियलिज्म बजाय कि टेक्स्ट को फोकस करते हुए और उसके अंदर उसका मीनिंग या उसकी ऑब्जेक्टिविटी को कोट करने से ज़्यादा वो ऑथर की इंटेंशन और उसके बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और उसके बैकग्राउंड को देखता था। New critics rejected this way of approaching literature and asserted that the critic should focus on the text itself. जो न्यू क्रिटिक्स थे, न्यू क्रिटिसिज्म का स्कूल ऑफ थॉट जो था, उसने इस अप्रोच को रिजेक्ट कर दिया है कि लिटरेचर को एनालाइज करते हुए, उसके मीनिंग फाइंड करते हुए ऑथर का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, बल्कि टेक्स्ट को क्लोज स्टडी ऑफ टेक्स्ट करके हम उसके अंदर उसकी जो मीनिंग है वो फाइंड करें। द क्वेस्ट फॉर द ऑथर्स इंटेंशन हैज नथिंग टू डू विद लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कि ऑथर की जो इंटेंशन है उनका कोई अमल दखल नहीं होनी चाहिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, कि वो किस किस्म की सोच रखता था, किस किस्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, किस किस्म के सेट ऑफ बिलीफ्स को वो फॉलो करता था, ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती, बल्कि टेक्स्ट इटसेल्फ जिस किस्म का मीनिंग दे रहा है वही मीनिंग उसका होना चाहिए। दे कॉल्ड दिस क्वेस्ट इंटेंशनल फैलेसी। फैलेसी किसे कहते हैं? आम ज़बान में हम मुगालता कहते हैं, भटक जाने को फैलेसी कहते हैं। जो फैलेसी ऑथर की इंटेंशन की वजह से वकू पजीर होती है किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करते हुए, मतलब कि ऑथर की जो इंटेंशन है वो हमें टेक्स्ट के ओरिजिनल मीनिंग से दूर ले जाती है, इसको इंटेंशनल फैलेसी कहते हैं। It is a fallacy because you can never know what were the real intention of the author when he wrote this piece of literature. जब हम ऑथर की इंटेंशन को फाइंड करने के लिए उसको सर्च करना शुरू कर देते हैं, उसकी बायोग्राफीज, उसके लेटर्स, उसके डायरीज, उसके ऑटोबायोग्राफी के या हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को यूज़ करते हुए, तो हम उसकी इंटेंशन को फाइंड नहीं कर सकते। हमारे पास कोई एक्यूरेट वे नहीं है जिसको हम अडॉप्ट करते हुए उसके इंटेंशन को फाइंड कर सकें कि उसकी इंटेंशंस क्या थी। इसको इंटेंशनल फैलेसी कहते हैं। We can never be certain what was in the mind of the Shakespeare when he wrote Hamlet. वो एग्जाम्पल देता है शेक्सपियर की, जब वो हैमलेट लिख रहा था तो हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि उस वक्त उनके माइंड में क्या था जब वो हैमलेट लिख रहे थे। Even if some writer leaves the record of his intention, all we know from the record that is what he wanted to accomplish. हालांकि हत्ता कि कुछ राइटर्स अपना रिकॉर्ड छोड़ जाते हैं कि हम जब ये पीस ऑफ वर्क लिख रहे थे तो हमारे इंटेंशंस क्या थी, हमारा मकसद क्या था, इसको लिखने के पीछे क्या बैकग्राउंड क्या था, और हम क्या क्या चीज़ हम अकम्प्लिश करना चाहते थे, क्या चीज़ अंजाम देना चाह रहे थे। नॉट व्हाट ही डिड अकम्प्लिश, बल्कि इस बारे में वो नहीं बता सकते कि क्या चीज़ अकम्प्लिश्ड हुई हमसे।
वो सिर्फ इतना बताते हैं कि हम क्या अकम्प्लिश्ड करना चाहते थे, ये नहीं बताते कि हमसे क्या अकम्प्लिश्ड हुआ। बाज़ औक़ात एक राइटर जो इसकी इंटेंशंस होती हैं, वो जब कोई पीस ऑफ आर्ट लिख रहा होता है, उसकी इंटेंशन से, उसकी तवक्कुआत से कहीं बढ़कर वो पीस ऑफ आर्ट जो है ना, वो मीनिंग रखता है। Sometimes a literary text does not live up to the expectations of the author, and sometimes it proves to be richer and more complex than the author realized. सेम बात जो मैं कर चुका हूँ कि बाज़ औक़ात लिटरेरी टेक्स्ट तवक्को पूरी नहीं करता आथर की, और बाज़ औक़ात ये उसकी तवक्कुआत से कहीं मोर ज़्यादा कम्प्लेक्स और पेचीदा हो जाता है और रिचर हो जाता है, उससे भी उसकी तवक्को से बेहतर मीनिंग रखता है। जिस तरह का मीनिंग वो उसको राइटर देना चाहता है, वो उससे भी बढ़कर अच्छा मीनिंग रखता है वो टेक्स्ट। Also, the meaning of the text can be different from the meaning of the author wanted it to have. और टेक्स्ट के जो मीनिंग है वो डिफरेंट होते हैं जिस किस्म का मीनिंग राइटर देना चाहता है उस टेक्स्ट को। Therefore, knowing the intention of the author tells us nothing about the text itself. इसलिए हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आथर की इंटेंशन कोई वैल्यू नहीं रखती उस पीस ऑफ आर्ट के मीनिंग में। उसकी मीनिंग देने में आथर की इंटेंशन की कोई वैल्यू नहीं है। हम इस नतीजे पे पहुंचे अभी। Which is why new critics coin the term intentional fallacy, जिसको न्यू critics जो हैं intentional fallacy कहते हैं, to refer to the mistaken belief that the author's intention is the same as the text meaning. Intentional fallacy की definition है mistaken belief that the author's intention is the same as the text meaning, कि वो गलत किस्म की सोच, वो गलत किस्म का एक अकीदा, बिलीफ कि आथर की जो इंटेंशन है वो सेम होती है टेक्स्ट के मीनिंग की। इसको इंटेंशनल फैलेसी कहते हैं। फैलेसी का मतलब होता है मुगालता, भूल चूक। न्यू क्रिटिक्स आल्सो रिजेक्टेड दिस क्लेम दैट रीडर कैन गिव अ टेक्स्ट मीनिंग। न्यू क्रिटिक्स इसके आथर के अलावा रीडर्स रिस्पॉन्स थ्योरी को भी रिजेक्ट कर चुके हैं, या रीडर्स का जो रिस्पॉन्स आता है, उसकी जो इंटेंशंस हैं, उसको भी वो रिजेक्ट कर चुके हैं, रीडर के रिस्पॉन्स को। जस्ट एज वी कैन नॉट लुक टू द आथर्स इंटेंशन, जिस तरह कि हम आथर्स की इंटेंशन को नहीं देख सकते मीनिंग फाइंड करने में, टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द लिटरेरी टेक्स्ट, नाइदर कैन वी लुक टू द रीडर्स पर्सनल रिस्पॉन्स टू फाइंड इट। इसके साथ साथ हम रीडर्स का पर्सनल रिस्पॉन्स भी इग्नोर करते हैं एक टेक्स्ट की मीनिंग को फाइंड करते हुए। A reader may give a text some meaning based upon his own personal experiences. वो कहता है कि रीडर अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक उसको मीनिंग देगा टेक्स्ट को। न्यू क्रिटिक्स कॉल दिस अफेक्टिव फैलेसी। जो न्यू क्रिटिक्स स्कूल ऑफ थॉट्स है, वो इसको अफेक्टिव फैलेसी कहता है कि जो रीडर का रिस्पॉन्स आता है वो भी मीनिंग से हमें दूर ले जाता है। ज़रूरी नहीं है कि एक रीडर एक किस्म का मीनिंग परसीव कर रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो दुरुस्त भी हो। While intentional fallacy confuses the meaning of the text with the intention of the author. वो कहता है इंटेंशनल फैलेसी जो है वो टेक्स्ट की मीनिंग को कंफ्यूज कर देती है आथर की इंटेंशन के साथ। इसी तरह अफेक्टिव फैलेसी कंफ्यूजेस द टेक्स्ट विद इट्स अफेक्ट, और जो अफेक्टिव फैलेसी है वो कंफ्यूज कर देती है टेक्स्ट के मीनिंग को, जो जिस किस्म का अफेक्ट वो रीडर के ऊपर डालता है उसके साथ। विद द इमोशन इट प्रोड्यूसेस, जिस किस्म के इमोशन वो प्रोड्यूस करती है रीडर के अंदर, उसको वो रिजेक्ट कर चुके हैं न्यू क्रिटिक्स, और इसको कहते हैं अफेक्टिव फैलेसी। लीड्स टू इम्प्रेशनिस्टिक इंटरप्रिटेशंस, जिस किस्म का इम्प्रेशन वो रीडर के ऊपर डाल रहा है, इसको इस तरह की इंटरप्रिटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ रीडर डज नॉट लाइक अ करेक्टर, देन दैट करेक्टर मस्ट बी ईविल।
कि अगर एक रीडर उसको पसंद नहीं करता इस तरह के कैरेक्टर को, तो क्या वो कैरेक्टर बुरा हो गया है? Also, different readers would interpret a text differently and this will lead to a chaos. इस तरह तो डिफरेंट किस्म के जो रीडर्स हैं वो एक पीस ऑफ आर्ट को डिफरेंट तरीके से एनालाइज करते हैं, उसकी मीनिंग उसको देते हैं, और इस तरीके से तो फिर ये क्या उसकी तरफ लीड कर उसकी तरफ ले जाता है. फॉर न्यू क्रिटिक्स neither the writer nor the reader can be the source of the meaning. इसलिए न्यू क्रिटिक्स के नज़दीक ना तो राइटर और ना ही रीडर जो है ना सोर्स ऑफ मीनिंग हो सकता है, बट इट इज़ द टेक्स्ट इटसेल्फ दैट शुड बी द फोकस ऑफ एनालिसिस. लेकिन वो कहता है कि ये टेक्स्ट है जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए एनालिसिस के दौरान, और यही मीनिंग रखता है ओरिजिनल न्यू क्रिटिक्स के मुताबिक. अ लिटरेरी वर्क इज टाइमलेस, ऑटोनोमस एंड सेल्फ सफिशिएंट वर्बल ऑब्जेक्ट. वो कहता है लिटरेरी वर्क जो है वो टाइमलेस है, वो किसी टाइम की कैद में नहीं आता. उसको 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद जब भी एनालाइज करो तो वो सेम किस्म की मीनिंग रखता है. आज़ाद है, ऑटोनोमस, आज़ाद है, वो हर किसी किस्म की कैद से आज़ाद है. सेल्फ सफिशिएंट है, अपना पूरा उसके अंदर मीनिंग जितनी उसकी कैपेसिटी है वो रखता है. रीडर एंड रीडिंग्स में चेंज, रीडर भी चेंज हो सकता है, रीडिंग का अंदाज भी चेंज हो सकता है, बट लिटरेरी टेक्स्ट रिमेन द सेम. लेकिन लिटरेरी टेक्स्ट सेम होगा, वो मीनिंग सेम रखेगा. When a writer writes something, he places and arrange word in a particular order. जब भी कोई राइटर कोई पीस ऑफ आर्ट लिखता है तो वो मुख्तलिफ किस्म के वर्ड को एक ख़ास किस्म की अरेंजमेंट से रखता है, एक पार्टिकुलर आर्डर से. It is this arrangement or combination of word that becomes the source of meaning. न्यू क्रिटिक्स के मुताबिक जो अरेंजमेंट या कम्बिनेशन ऑफ वर्ड है यही सोर्स ऑफ मीनिंग रखता है. This relationship creates a complex of meaning that cannot be reproduced by any other combination of words. वो कहता है कि एक राइटर जब एक कम्बिनेशन बनाता है तो वो बहुत कम्प्लेक्स कम्बिनेशन होता है, और जिस किस्म के वो मीनिंग रखता है दोबारा वो उस तरह के अरेंजमेंट से मीनिंग प्रोड्यूस नहीं हो सकते. हर राइटर की, हर पोएट की वो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स या अरेंजमेंट डिफरेंट होगी उसकी कम्प्लेक्सिटी की वजह से. न्यू क्रिटिसिज्म रिक्वायर्स अ क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट. न्यू क्रिटिसिज्म इस बात पे फोकस करता है कि आप टेक्स्ट को फोकस करके रीडिंग करें और उसी के अंदर से मीनिंग फाइंड करें. The text, because evidence needed to interpret it is provided by the language of text itself. कि जो पीस ऑफ आर्ट की लैंग्वेज है उसी के अंदर, उस टेक्स्ट के अंदर उसका मीनिंग लाई करता है, ना कि रीडर के माइंड में, ना कि इंटेंशन, राइटर की इंटेंशन किसी जगह भी नहीं है, बल्कि टेक्स्ट के अंदर उसका मीनिंग मौजूद है. उसके लिए न्यू क्रिटिसिज्म के मुताबिक क्लोज रीडिंग रिक्वायर्ड है. The images, the symbols, metaphors, rhyme, meter, point of view, setting, characterization, plot and so forth, all the formal elements that give a text its meaning. ये वो चीज़ें हैं जो कि टेक्स्ट को मीनिंग देती हैं, एलिमेंट्स हैं टेक्स्ट के. क्या क्या? द इमेजेस, सिंबल्स, मेटाफर, राइम, मीटर, पॉइंट ऑफ व्यू, सेटिंग, करेक्टराइजेशन, प्लॉट एंड सो फोर्थ, और मजीद आर ऑल द फॉर्मल एलिमेंट्स दैट गिव अ टेक्स्ट इट्स मीनिंग, जो कि टेक्स्ट को मीनिंग देते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मल एलिमेंट्स ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिटरेरी लैंग्वेज. वो कहता है जो फॉर्मल एलिमेंट्स हैं लिटरेरी टेक्स्ट के, वो किसी भी लिटरेरी लैंग्वेज की प्रोडक्ट होते हैं, कुदरती प्रोडक्ट होते हैं. न्यू क्रिटिक्स से दैट लिटरेरी लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम द साइंटिफिक और एवरीडे लैंग्वेज. लिटरेरी लैंग्वेज एक ख़ास किस्म की लैंग्वेज होती है और साइंटिफिक और जो आम एवरीडे लैंग्वेज से वो डिफरेंट होती है. साइंटिफिक लैंग्वेज
and everyday language depend upon one-to-one relationship. Both languages, one word has only one meaning. The word father means male parent, but literary language uses connotation, associations, implication, suggestion and other linguistic elements. ये क्या कहता है कि साइंटिफिक में अगर आप एक लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो उसका एक मीनिंग होगा, लेकिन लिटरेचर के अंदर एक लफ्ज़ के कई मीनिंग निकलते हैं। उस लिटरेचर के अंदर हम देखते हैं कि वो किस किस उसके कंटेक्स्ट में चीज़ यूज़ की जा रही है, उसकी टोन कैसी है, आथर की सेटिंग क्या है उस चीज़ की। बहुत सारी चीज़ें मिल के एक मीनिंग बनाती हैं और ख़ास किस्म का पैटर्न रिक्वायर्ड होता है। एक वर्ड के मीनिंग को फाइंड करने के लिए उसके पूरे पैटर्न को गौर करना पड़ता है, उसके बाद पता चलता है कि इसके मीनिंग्स क्या हैं इसमें। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस में एक चीज़ जब लफ्ज़ आ जाता है उसका वही मीनिंग होता है जो सिंगल, लेकिन लिटरेचर में ऐसा नहीं है। एंड दस इन अ लिटरेरी टेक्स्ट वन वर्ड कैन हैव मोर देन वन मीनिंग। और लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर एक वर्ड के मुख्तलिफ मीनिंग हो सकते हैं कि वो वर्ड यूज़ किस लिहाज से हुआ, किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है। द वर्ड फादर कैन आल्सो मीन अथॉरिटी, प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइंस के अंदर जब वर्ड फादर यूज़ होगा तो हर रीडर ये समझ सकता है कि ये मेल पेरेंट की बात हो रही है, लेकिन जब लिटरेचर में ये चीज़ आएगी तो अथॉरिटी, प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ जाती है, सिंबल्स भी आ जाते हैं। बाद वक़्त फादर का जो लफ्ज़ है वो प्रोटेक्शन के लिए, अथॉरिटी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ द रीज़न दैट अ लिटरेरी लैंग्वेज देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड कंटेंट। वो कहता है यही वजह है कि इन लिटरेरी लैंग्वेज के अंदर देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड कंटेंट। कंटेंट और फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं है। फॉर्म इज़ द वर्ड वाइल कंटेंट इज़ द मीनिंग गिवन टू दैट वर्ड। फॉर्म का मतलब होता है कोई भी वर्ड और उसका जो मीनिंग है वो कंटेंट कहलाता है। इन साइंटिफिक and everyday language there is difference between form and content. Putting it simply, how a literary text means is inseparable from what it means. सादा तरीके से कि लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर लिटरेरी टेक्स्ट मीन इज इनसेपरेबल फ्रॉम व्हाट इट मीन्स, कि जिस मकसद के लिए वो लफ्ज़ यूज़ किया गया उससे उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। Form and content of literary work develop together. Therefore, it is an organic unity of the part that gives the whole its meaning, and this is the criterion by which a work of literature should be judged. लिटरेचर के अंदर कंटेक्चुअल मीनिंग और इसके अलावा भी चीज़ें देखी जाती हैं कि किस पैराए में वो यूज़ किया गया है। The belief that the parts of literary work give the whole its meaning lead to this conclusion that a single best or most accurate interpretation of each text can be discovered. आज तक इतना ही। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या कोई कमी रह गई है इसमें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम मज़ीद इसको बेहतर करके परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे।